नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। में हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। घोसी की सीट बीजेपी के लिए बनी प्रतिष्ठा का प्रश्न, माहौल देख प्रचार में उतरे दिग्गज। चांद पर 10 दिन में 101 मीटर चला रोवर, इसरो ने लिखा प्रज्ञान 100 नोट आउट। चीफ बोले अब स्लीप मोड की तैयारी। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट, एएसआई ने 56 दिन और मांगे। वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी, 8 सितंबर को होगी सुनवाई। अक्षय को स्क्रीन टाइम कम मिलने का मामला नहीं, OMG2 के डायरेक्टर बोले अक्षय खुद पीछे हटे, पंकज त्रिपाठी को लीड करने दिया। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 20 प्रदर्शनकारी घायल। पथराव में 18 पुलिसकर्मी को चोट आई। अब समाचार विस्तार से। समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर दारा सिंह चौहान अब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह से है। 5 सितंबर को यूपी के घोसी विधानसभा के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को उतारा है। दारा सिंह चौहान इसी सीट से सपा के विधायक रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने मन उच्चता को घर वापसी की और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इस चुनाव में बाहरी और स्थानीय का मुद्दा जोरों पर है। दारा सिंह चौहान का संबंध पड़ोसी जिले आजमगढ़ से तो है, तो सुधाकर सिंह स्थानीय प्रत्याशी है। इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी माइक्रो स्तर पर मैनेजमेंट पर जोर दे रहा है। घोसी विधानसभा के लिए दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच दो तरफा मुकाबला है। बीएसपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा है। कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन बीएसपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। इन सब के बीच बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतने के लिए तैयारी में जुटी है। बीजेपी की तरफ से संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विधानसभा को चुनावी नजरिए से 85 सेक्टर में बांट दिया गया है। 18 मंडल प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। 455 बूथों पर कई दौर की बैठक की गई है। दरअसल घोसी के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये तो विश्वास के साथ धोखा है। हम अपने कीमती वोट को किसी दल के नाम करते हैं और इसका चेहरा अपने निहित फायदे के लिए दल बदल लेता है। यही नहीं, दारा सिंह चौहान जब बीजेपी के दोबारा हिस्सा बने तो तमाम जातियों के नेता जो अलग विधानसभा चुनाव के लिए खुद को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे थे, उन्हें धक्का लगा और नाराजगी बढ़ी। ये भाप बीजेपी के कदावर नेता ने कमान संभाली है। अलग अलग जाति के नेताओं को समझने की कोशिश की गई। मसलन ठाकुर मतदाताओं को रिझाने के लिए दयाशंकर सिंह खुद कैंपेन कर रहे हैं, तो भूमिहारों को समझाने के लिए मंत्री ए शर्मा डेरा डाले हुए हैं। यही नहीं, ग्रामीण मतदाताओं को सहेजने के लिए गांव-गांव दौरा किया गया। वहीं बीएसपी के खांटी मतदाताओं से भी मुलाकात की। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। इसरो ने शनिवार 2 सितंबर को लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बीच की दूरी का ग्राफ शेयर किया है। इसमें दिखाया गया है कि प्रज्ञान पहले लैंडर से पश्चिम की तरफ जा रहा था, बाद में इसने दिशा बदलकर उत्तर की तरफ चलना शुरू किया। इसरो ने 50 बाय 50 स्केल के आधार पर ग्राफ बनाया है, जिसमें बताया गया है कि रोवर 101.4 मीटर दूरी चल चुका है। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरा था। रोवर को ये दूरी तय करने में 10 दिन लगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लूनर नाइट्स नजदीक है, इसलिए इसरो चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में लाने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिन का है। 2 सितंबर को इसका 11वां दिन है, यानी प्रज्ञान के पास साउथ पोल रिसर्च के लिए 3 दिन और बाकी है।
दरअसल चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलार पैनल्स से पावर जनरेट कर रहे हैं। रोवर लैंडर 14 दिन तक तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेट प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड झेल नहीं पाएगा और खराब हो सकता है। 6 पहियों वाले प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है। लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की थी। लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरा था। ये 1 सेमी प्रति सेकंड की गति से चल रहा है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल करता है। इसरो ने 23 अगस्त को 30 किमी की ऊंचाई से शाम 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस शुरू की और अगले 20 मिनट में सफर पूरा कर लिया। चंद्रयान 3 ने 40 दिन में 21 बार पृथ्वी और 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा की। चंद्रयान ने चांद तक 3.84 लाख किमी दूरी तय करने के लिए 55 लाख किमी का यात्रा की। 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। इसमें एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई गई थी। इसमें चांद पर पानी के बारे में पता चला। फिर 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा, लेकिन लैंडिंग नहीं कर पाया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। चांद पर सकुशल पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान 3 ने भेजा। कहा, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूँ। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए एएसआई ने वाराणसी कोर्ट से 8 हफ्ते यानी 56 दिन का समय मांगा है। इसके लिए एएसआई ने वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया है। 8 सितंबर को जिला जज इस पर सुनवाई करेगा। बता दें कि एएसआई को आज वाराणसी कोर्ट में पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश करनी थी। आज 28वें दिन ज्ञानवापी में सर्वे चल रहा है। इससे पहले शनिवार सुबह हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु जैन ने कहा, एएसआई की ओर से कोर्ट में सर्वे का समय बढ़ाने को लेकर बात चल रही है। कितने दिन के लिए बढ़ाया जाएगा ये कोर्ट से ही पता चलेगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस फोर्स के रुकने का समय भी अग्रिम आदेश तक बढ़ा दिया गया। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि कोर्ट में इस समय हड़ताल चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला जज के यहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई है, वो भी नहीं आए थे। रिपोर्ट भी तैयार नहीं थी। एडीजे फस्टर के यहाँ पर फाइल पुटअप हुई है, इसलिए सुनवाई की तारीख 8 सितंबर दे दी गई है। जिला जज एक विशेष खुद की सुनवाई करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त से लगातार ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का साइंटिफिक सर्वे का काम चल रहा है। बेंगलुरु से आई टीम ने सर्वे भी किया है। इस बीच परिसर में कई जगहों का चिह्वांकन किया गया है। अब तक एएसआई को सर्वे के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे हिंदू पक्ष अपने दावे की हकीकत बताता है। ज्ञानवापी में 27 दिन के सर्वे में एएसआई टीम के 40 सदस्य शामिल रहे हैं। दीवारों और गुंबद में मिली कलाकृतियों और कारीगरी का आकलन हुआ। टीम ने ज्ञानवापी परिसर में वजूस्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया। मस्जिद परिसर की पूरी पैमाइश के बाद केवल जीपीआर सर्वे हुआ। सदस्यों ने यूनिट के अनुसार बाहरी दीवार, पश्चिमी दीवार, व्यास जी तहखाना समेत अन्य तहखाने, गुंबद और छतों का गहन अध्ययन किया। इन जगहों से सैंपल जुटाकर लैब भेजा गया और प्राचीनता के लिए पुरातन दरवाजों से साक्ष्यों का मिलान किया गया है। OMG 2 में अक्षय कुमार से ज्यादा स्क्रीन टाइम पंकज त्रिपाठी का था। हालांकि इस चीज से अक्षय कुमार को कोई दिक्कत नहीं थी। इस बात का खुलासा खुद फिल्म के डायरेक्टर अमित रॉय ने किया है। अमित ने कहा कि अक्षय फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, वे चाहते तो फिल्म में अपना सीन ज्यादा रख सकते थे, लेकिन अक्षय ने कहा कि उनके ऊपर फिल्म की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन इसे आगे से पंकज त्रिपाठी ही लीड करेंगे। अमित ने कहा कि अक्षय कुमार ने उन्हें फिल्म बनाते वक्त पूरी आजादी दी थी। OMG 2 के डायरेक्टर अमित रॉय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अक्षय फिल्म के को प्रोड्यूसर भी थे,
जाहिर है कि उन्होंने काफी फैसले खुद ही लिए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जैसा चाहे वैसे फिल्म बना सकते हैं। उन्होंने अपने रोल के लेंथ तक को भी नहीं देखा। अक्षय ने कहा कि पंकज ने केस फाइल किया, फिल्म की कहानी के मुताबिक है, मैं बस उनकी हेल्प करने वाला सोर्स का काम करूंगा। अक्षय ने ये भी कहा कि फिल्म उनके कंधे पर जरूर है, लेकिन फिल्म के ड्राइवर वही होंगे। अमित राय ने कहा कि अक्षय ने अपने स्क्रीन टाइम बढ़ाने को भी नहीं कहा। उन्हें अपने किरदार के बारे में पता था और उन्होंने इसे ईमानदारी के साथ निभाई। फिल्म में अक्षय और पंकज दोनों का ही रोल बहुत ही बैलेंस्ड था। अमित राय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने OMG 2 की स्क्रिप्ट को करण जौहर, आशुतोष और सोनी जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस को दिखाया था। हालांकि उन सभी ने फिल्म की कहानी को रिजेक्ट कर दिया था। वो अक्षय कुमार थे जिन्होंने ये स्क्रिप्ट पसंद आई। अमित के मुताबिक उनकी स्क्रिप्ट किसी कोने में पड़ी रहती, ये लोग उस पर चने खा रहे होते। वो तो भला हो अक्षय कुमार का जिन्होंने इस पर काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम फिल्म देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर धरना दे रहे लोग शुक्रवार यानी 1 सितंबर को हिंसक हो गए। इसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 20 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 18 पुलिसकर्मी को चोट आई। प्रदर्शनकारियों ने धूले सोलापुर हाईवे भी बंद कर दिया और कई सरकारी बसों में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि घटना अंबाड़ तहसील के धूले सोलापुर रोड पर अंतरवली सारथी गांव की है। फिलहाल हालात कंट्रोल में है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त को मराठा मार्च के संयोजक मनोज जारंगे समेत 10 लोग भूखे हड़ताल पर बैठे थे। 1 अगस्त को पुलिस ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए धरना खत्म करने के लिए उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। उन्होंने इसका विरोध किया। दोनों ओर से तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू किया। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस ने हवा में कुछ राउंड फायरिंग भी की, लेकिन अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने 31 अगस्त की रात भी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों ने बीड़ जिले में बंद बुलाया है। हालांकि अभी तक बंद की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घटना के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समाज से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मराठा समाज को आरक्षण मिले, ये सबका उद्देश्य है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।